Hello, good afternoon, everyone. कितने लोग ज्वाइन किए? How many of you? So आज आपका I'm going to start the paper second. Paper 9th, and that is crime and society. I hope you all are listening. मेरी आवाज आप तक जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yes. ठीक है. So I'm going to start criminology. आपका paper 9 जो है, that is crime and society, and the first unit is criminology, meaning subject and importance. ठीक है. So कभी ये जो क्रिमिनोलॉजी शब्द, सबसे पहले तो क्रिमिनोलॉजी आता कहाँ से? अपराध, क्राइम. और रहा बात क्राइम का, तो क्राइम या अपराध जिसको हम कहते हैं ना कि ये अपराध है क्या. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनोलॉजी, अगर हम अपराध शास्त्र की बात कर रहे हैं तो पहले हम अपराध के बारे में कुछ जानें इन शॉर्ट. तो अपराध को कहा जाता है ना कि क्या है, ये एक सार्वभौमिक, एक सामाजिक प्रघटना कह सकते हैं, है ना, कि बहुत पुराने ये आज नहीं बल्कि बहुत आदिकाल से ही आप देखेंगे कि प्रत्येक समाज में, हर एक सोसाइटी में किसी न किसी रूप में ये मौजूद रहा है. दिस क्राइम ऐसा है कि ये आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि जिस जमाने से मेरे ख्याल से दुनिया शुरू हुई होगी उसी वक्त से जो है ये अपराध के कार्यक्रम जो है वो शुरू होते चले गए, अपराध शुरू हो गया. लेकिन आज के समाज में इसने एक कहा जा सकता है कि पहले जमाने में था कि चलो कहीं कहीं कभी कभी सुनने को मिलता था, बट नाउअडेज इट हैज बिकम वेरी कॉमन. अब देखिए कि आज के समाज में इसने इतने जटिल और गंभीर, कहा जाए कि एक रूप धारण कर लिया है, जो कि आज हम सबों को उसका फेस करना पड़ता है इन सोसाइटी से. आधुनिक समय में आप देखिएगा, ये जो कि मॉडर्न एज है, इसमें अपराध ने, क्राइम ने समाज व समूह के लिए एक कहते हैं कि खतरा, मुसीबत, परेशानी ये पैदा कर दिया है. तो अपराध क्या है? अपराध समाज एवं काल, कहते हैं कि एक सापेक्ष, इट इज वेरी मच रिलेटिव, क्योंकि यह जो है समाज ही निश्चित करता है कि क्या सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है. क्योंकि हम लोग सब सोशल बीइंग है, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, वी ऑल आर सोशल बीइंग and we have to follow the rules and regulation about the society. The things which is against the society is a crime. वो अपराध है. जो समाज के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए वो अपराध कहलाता है. इसलिए हम लोग क्यों अपराध कहलाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी और समाज के दायरे में रहना है, समाज के बताए हुए नियमों का पालन हम लोगों को करना है. लेकिन जब हम इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, हम इसका पालन नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा कि समाज ही जो है यह निश्चित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और एवं कौन सा कार्य जो है वो अपराध है, ये सब समाज बताता है. तो एक समाज में, एक सोसाइटी में जिसे अपराध समझा जाता है, हो सकता है कि दूसरे समाज में उसे ऐसा ना माना जाता हो. तो फिर आज के समाज में जिसे अपराध माना जाता है, आज जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ जिस चीज को अपराध माना जाता है, उसे किसी कहते हैं कि विगत काल में, ये बहुत पुराने जमाने के समय में उसको उस रूप में, आज जैसे हम लोग को पहले क्या था सोसाइटी के, पहले जमाने में बाल अपराध बच्चे करते थे, छोटी मोटी गलतियां, तो उसको इग्नोर कर देते. अगर आज बच्चे एक अपराध करते हैं तो उनको भी जेल की सजा काटनी पड़ती. हाँ, उसका सजा दिया गया है, उसकी टाइमिंग बताई गई, उसके एज बताया गया, उसका ड्यूरेशन बताया गया. अभी देखिएगा, मैं बोल रही हूँ कि क्या होता था, बाल विवाह होता था, बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी कम वक्त में, कम एज में, किससे? वृद्धा पुरुष से कर दी जाती थी, बूढ़े लोगों से कर दी जाती थी, और लड़कियों की कोई राय नहीं ली जाती थी. तो क्या ये अपराध है? ये अपराध है? क्या आप इससे अपराध मानते हैं? Yes, ma'am. बिना पूछे अगर आपसे कोई कार्य कर दिया जाता है, आपकी जिंदगी का फैसला कर दिया जाता है,
देखिए, माँ बाप को पूरा राइट है आपकी जिंदगी का फैसला करने की। बात यहाँ पे क्या मैं कह रही हूँ कि कहीं कहीं कुछ चीजें किसी समाज में उसको अपराध माना जाता है, कहीं कहीं उसी चीज को समाज में अपराध नहीं माना जाता है ना। मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें, मैंने कहा एक समाज में, एक सोसाइटी में जिससे अपराध समझा जाता है, हो सकता है कि दूसरे समाज में उसे ऐसा ना माना जाता। फिर आज के समाज में जिसे अपराध माना जाता है, हम कह सकते हैं कि उसे विगत काल के समाज में उसे कोई भी उस रूप में ना देखा, यानी भविष्य के समाज में भी ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो आज हमारे समाज में बुराई है, वो कल हो सकता है, जैसे इंडिया में मान लीजिए कि दहेज प्रथा, लेना देना गलत है, क्राइम है। बहुत जगह समाज में लड़के वाले ही लड़कियों को देते हैं, उसको अपराध नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए इन नॉर्मल बात करें तो सामान्य शब्दों में समाज विरोधी बेसिकली क्या है। तो समाज विरोधी व समाज जितने भी जो विरोधी जो कानून है, या समाज विरोधी हो या कानून विरोधी हो या कृत्य को मतलब इन सारी चीजों को, ऐसे एक्शन को अपराध कहा जाता है जो समाज विरोधी भी हो, जो कानून के विरुद्ध, जो कानून का उल्लंघन करता हो और जो समाज के अगेंस्ट काम करता, उसको हम अपराध कहते हैं। और इस एक्शन को करने वाले कौन कहलाते हैं? क्रिमिनल, यानी कि अपराधी कहलाते हैं। तो अगर हम अपराध शास्त्रीय साहित्य के अवलोकन में करें तो देखते ये पता चलता है कि अपराध को, यानी उसको डिफाइन करने के संबंध में कहा जाए कि दो बातें जो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। पहला कि अपराध की एक है कि कानूनी परिभाषाएं होनी चाहिए, दूसरा कि इस अपराध की एक समाज शास्त्रीय परिभाषा है। बेसिकली जब हम कहते हैं कि इंसान जो है, हम सब एक ह्यूमन बीइंग है और मानव जीवन तथा समाज, मानव व्यवहार एवं रीति रिवाज, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? समाज में। समाज में हम क्या करते हैं? हम लोगों से मिलते हैं। तो मानव जीवन कहाँ व्यतीत करता है? समाज में। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? मानव व्यवहार, यानी कि समाज में जब हम रहते हैं तो लोगों से हमारा व्यवहार जो आदान प्रदान होता है, हमारे रीति रिवाज होती है, हमारी कुछ सामाजिक मानदंडे होती है। इन सारी क्रियाओं के द्वारा ही हम अपने अस्तित्व को बनाए हुए रहते हैं। तो अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं? संघर्षरत रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। समाज में, सोसाइटी में व्यक्ति जब तक समाज के निर्धारित जो मानदंड है, अगर उन मानदंडों के अनुसार अगर वो कार्य करता रहता है तो तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। What I am trying to say, क्या कह रही हूं मैं? कि जब तक हम समाज के साथ चलते हैं, समाज के अनुरूप कार्य करते हैं, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और जब भी वह समाज की मान्यताओं के विपरीत कार्य करता है, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रेगुलेशन है सोसाइटी के, अगर हम उसके विपरीत कार्य करते हैं तो उससे समाज को क्या होती है? हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार के समस्त ऐसे सभी कार्य वो अपराधी व्यवहार कहलाते हैं, है ना। कि अब आप देखो कि जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े ये थे PW तप्पन है, जिनका नाम उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि भाई अपराध जो है एक साभिप्राय कार्य है, यानी कि ये इंटेंशनल कार्य या फिर अनाचरण है, यानी जो दंड कानून का उल्लंघन करता है, यानी जो बिना किसी सफाई या औचित्य के किया जाता है, और जिसके करने पर राज्य जो है वो महाअपराध या साधारण अपराध मानकर दंड प्रदान करता है। तो इसलिए क्राइम क्या है? क्राइम इज एन इंटरनेशनल एक्शन और ओमिशन इन वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ कमिटेड विदाउट डिफेंस और जस्टिफिकेशन एंड सैंक्शन बाय द स्टेट एज अ, है ना। तो आप देखो कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो PW जो तप्पन है, इन्होंने अपने इस परिभाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो है लोग ये हो जाते हैं। एक मिनट, हाँ। सो यू कैन सी कि अब इन्होंने कहा कि भाई 5 बातों को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है। कहा कि क्रिया का होना, किसी भी एक्शन का होना। दूसरा, क्रिया स्वैच्छिक स्वैच्छिक होनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने कहा कि क्रिया जो है वो साभिप्राय होनी चाहिए, यानी कि ये इंटेंशनल होनी चाहिए। और चौथा कहा इन्होंने कि क्रिया बिना किसी सफाई या औचित्य के भी जानी चाहिए।
पांचवा जो लास्ट से उन्होंने कहा कि इस क्रिया के लिए राज्य द्वारा जो है दंड की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो इस तरह से वी कैन सी कि कैसे जो है जो समाज में लोग अपराध करते हैं और समाज में अपराध करने के बाद समाज के द्वारा, कानून के द्वारा उनको पनिश किया जाना चाहिए। तो आप देखिएगा कि एक है, इनका नाम है फ्रैंक। इन्होंने कहा कि हम लोग जो मानवीय, हमारा जो पतन है, ये मानवीय जो संगठन है, इसके समस्त बहुत सारे प्रकार स्वरूपों में प्रकट हुए। कहना चाह रहे कि आप देख सकते होंगे कि प्रत्येक स्थान पर कुछ मनुष्य जो है, कुछ लोग जो हैं, वो स्वीकृत आचरण के प्रतिमान से ही बाहर चले जाते हैं। तो इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार कर लेना सही है कि अपराध केवल अस्तित्वहीन काल्पनिक संसार में ही किया जा सकता है। ये जो अपराध शब्द है, ये बता दूं कि इसका प्रयोग जो है विस्तृत तथा सीमित दोनों ही अर्थों में हो। यानी ये एक व्यापक अर्थ में कहा सकता है कि आप सिंपल इसको देखें तो अपराध शास्त्र यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ये वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत ये सभी विषय वस्तु इसमें शामिल होते हैं, जो कि अपराध को समझने, अपराध को रोकने तथा उसकी विधि के विकास के से संबंध होती है। तो वी कैन से, इन शॉर्ट वी कैन से, सीमित अर्थ में कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र जो है वो वस्तुतः एक तरह का वो वैसा स्टडी है, या वो अध्ययन है जिसके अंतर्गत अपराध और अपराध के लिए उत्तरदायी जितने भी जो रीजंस है, जो कारण है, जो रिस्पॉन्स, उन कारणों की ये जो है व्याख्या करता है, इस पर डिस्कशन करता है। नॉर्मली यह कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र सामाजिक परिवेश में या सामाजिक संदर्भ में घटने वाले अपराधों का एक वैज्ञानिक अध्ययन मात्र है। सो इस एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध कहिए कि विद्वान थे जिनका नाम था मॉरिस परमेली। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्रिमिनोलॉजी, समझे। और अब इन्होंने अपराध शास्त्र से संबंधित सबसे पहले इन्होंने ये सारी बातें जो है इस पर लिखा। उन्होंने बताया अपराध शास्त्र के बारे में संबंधित जितने भी स्वीकृति कहने का मतलब है कि इसके साथ गिलियन, पहले कौन आए, मॉरिस परमेली जिनका बुक था क्रिमिनोलॉजी, उसके बाद सदरलैंड है, सदरलैंड तथा गिलिन है। ये सब बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी कृतियों के द्वारा जो है ये अपराध शास्त्र की अवधारणा का विकास किया और फिर अपराध शास्त्र के अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि पर भी इसको जोर दिया। यानी हिंदी भाषा का जो हिंदी भाषा हम लोग पढ़ते हैं ना, और हिंदी भाषा का अपराध शास्त्र, यानी अंग्रेजी भाषा में हिंदी में अपराध शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी। ये क्रिमिनोलॉजी शब्द का प्रयानी के अंग्रेजी का ये शब्द जो है ये देखा जाए तो लैटिन भाषा के क्राइमन से लिया गया, CRIMEN, क्राइमन। किस भाषा से लिया गया है? एक somebody ask you कि क्रिमिनोलॉजी शब्द का पर्याय क्या है, तो आप बोलिएगा कि अंग्रेजी का जो ये शब्द है क्रिमिनोलॉजी, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के क्राइमन से, CRIMEN, और लोगस यानी कि LOGUS, यानी कि किससे बना है मिलकर के? क्राइमन और लोगस से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के क्राइमन और इंग्लिश भाषा के उसी का भाषा है लोगस, LOGUS, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है अपराध का ज्ञान। यानी नॉर्मली हम ये कह सकते हैं, साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र जो है यह वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अपना अपराध शास्त्र के तो डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे सदरलैंड जो उन्होंने कहा कि भाई अपराध शास्त्र जो है यह अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में एक अध्ययन करने वाले जानकारी या कह सकते हैं ज्ञान के शाखा माना है। उसी तरह से वेबस्टर है जो कहते हैं कि अपराध शास्त्र जो है ये एक विज्ञान के रूप में, एक साइंस के रूप में अपराध के सामाजिक पहलू, उसके अपराध तथा अनेक मानसिक लक्षणों, आदतों और अनुशासन, यानी इन सबों का ये वैज्ञानिक स्टडी करता है, एक साइंटिफिक स्टडी करता है। आप देखिएगा कि इससे एक है ब्लैक स्टोन है जिन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय, यानी कोई भी एक कम्युनिटी के, जिसे एक समुदाय के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में जाना जाए,
तो आप देखिएगा कि ज्यादातर लोग जो अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के जब उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध कहलाता है। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो अधिकार हैं, अगर हम उन अधिकारों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जैसे आप कहिएगा ना कि हम ये कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र अपराध और उनके निर्धारक जितने भी जो फैक्टर्स हैं, जो कारक है, उन कारकों या अपराध के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़े एलियट का नाम सुना, उन्होंने कहा कि अपराध शास्त्र को अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में डिफाइन किया, यानी कि क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फेनोमेनन। उसी तरह से एलियट ने कहा कि क्रिमिनोलॉजी मे बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हैं कि कैसे जो है अपराध हमारे बीच, हमारे जीवन में वो शामिल, और हम आए दिन आप पेपर पढ़ते होंगे, टीवी देखते हैं और लोग अपराध को अंजाम देते हैं। क्या है अपराध? क्यों लोग करते हैं अपराध? यानी अपराध क्या है? तो अपराध एक ऐसा कार्य है जो उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है, जिसको कि व्यक्ति अपना समझता है। यानी कुछ विधि विशेषज्ञ या अपराध को यह मानते हैं कि हमारी जो नैतिक जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, उन नैतिक भावनाओं को चोट पहुंचाना भी अपराध कहलाता है। किसी के दिल को दुखा देना, किसी का जान लेना तो आजकल बहुत आम सी बात हो गई। आजकल अपराध के बहुत जो है बढ़ गए हैं उसके लिए। तो आप देखिए कि हमारी भावनाओं को भी अगर कोई चोट पहुंचाता है तो वो भी अपराध कहलाता है। और जैसे अपराध क्या है? तो अपराध एक क्षति है, एक ऐसी क्षति है जो किसी मानव द्वारा, किसी इंसान द्वारा उसके असामाजिक कार्यों में ये एक प्रतिफलित हुआ है, और जिसे कह सकते हैं कि जिसे संप्रभु नहीं चाहता। यानी आप देखिए कि अपराध कहते हैं ना कि निवारण के लिए अगर बात करें तो कानून क्या करता है? जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सजा देता है ना? सजा दी गई है, सजा बनाई गई है कि अपराध करने के बाद किस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, उसी प्रकार से उसको अपराध की सजा दी जाती है। तो आप देखिए कोई किसी को धमकी देता है, या उसको धमकी देना क्या है? एक नॉर्मल थिंग है, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। कहने और करने में ये दोनों देखना है कि कब वो कह रहा है कि कहने में कितनी सच्चाई है। अगर वो वाकई कहने के बाद वो अपराध, क्या किसी को ऐसा कहना भी गलत है, वो भी अपराध है। क्या आप किसी को कहते कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तो इस तरह से हो सकता है कि उस व्यक्ति को मेंटल प्रेशर हो जाए, उस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उसके। तो कहने का मतलब है कि आप देखो, व्यक्ति कभी कभी दोषी भी होता है और निर्दोष। दोषी व्यक्ति को अगर सजा मिलती है तो लगता है कि ये उसके साथ इंसाफ हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, कुछ लोग निर्दोष होते हैं लेकिन उनके साथ भी अपराध कर दिया जाता है, उनको भी सजा दे दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि अपराध शास्त्र तथा अपराध, ये जो व्यवहार है ये आधुनिक विषय नहीं है। इसका अपराध जो है एक तरह से कहा जाए कि, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में आज रहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई अपराध में कौन कौन सी चीजें आती है। आदिम समाजों में आप देखिएगा कि समुदाय की प्रथाओं को तोड़ना, विद्रोह करना, विवाह के नियमों का उल्लंघन करना, परिवार समूह के विरुद्ध अपराध करना, ये सब जैसे कि बलात्कार या पितृ हत्या, या फिर एक गोत्र समूह का दूसरे गोत्र समूह के साथ जो चोट पहुंचाना, या किसी की हत्या कर देना, चोरी करना वगैरह, ये सब को अपराध माना गया है। इन अपराधों को रोकने के लिए आदिम समाजों में नियम होते थे, नियम बनाए गए थे उनके, और ये स्वरूप जो है आज के इस आधुनिक समाजों में भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना कि जिस तरह से अपराध को एक ऐसा आचरण माना गया है जो कानून द्वारा वर्जित है। किसी का आचरण कितना भी अनैतिक, अभद्र या फिर अनयोग्य क्यों ना हो, लेकिन तब तक अपराध नहीं है, तब तक अपराध उसको नहीं माना जाता जब तक कि वह कानून द्वारा वर्जित नहीं हो। जब तक ये कानून नहीं मानती हो कि वो अपराध है, उसको हम और आप अपराध नहीं मान सकते। उसमें कानून का इंटरफेरेंस जरूरी है।
कानून के हिसाब से अगर हम चलेंगे, अगर वो कानून मानता है कि हाँ, किसी को गाली दे देना अपराध है, तो अपराध है। किसी का मर्डर कर देना अपराध है, तो अपराध है। चोरी करना का अपराध, अगर ये सब बातें कानून मानती है, कानून का ये कहना है, तो वो अपराध है। तो इस तरह से आप देखिए कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो हम लोग समाज में रहते हैं और हमारे हम सबों के साथ बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अपराध के रूप, छोटे अपराध, बड़े अपराध सब होते रहते हैं। और तो क्या होता है इससे कि एक इनका नाम सुना होगा, रेडक्लिफ ब्राउन। उन्होंने ये कहा कि अपराध जो है ये प्रथाओं का उल्लंघन कार्य है। इन्होंने क्या कहा कि अपराध क्या है? हमारी जो प्रथाएं हैं ना, उन प्रथाओं का एक उल्लंघन कार्य, यानी जिनके निमित्त कह सकते हैं जो दंडात्मक, जो अनुशासित के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे जरूरत होती है। यानी कि थॉमस एक बहुत बड़े, उन्होंने कहा, रेडक्लिफ ने क्या कहा कि अपराध क्या है? प्रथाओं का उल्लंघन कार्य। थॉमस कहते हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध जो है वो एक ऐसा कार्य है जो किसी ऐसे वर्ग की सामाजिकता के प्रतिकूल होता है जिससे व्यक्ति अपना समझता है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोग के दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं कि हम लोग अपराध को समझे कि एक मूल्य जिसकी प्रशंसा किसी ऐसे वर्ग द्वारा या ऐसे वर्ग से एक भाग द्वारा किए गए है जो राजनीतिक महत्व रखता है। यानी ऐसे वर्ग के दूसरे भाग द्वारा जिस मूल्य की प्रशंसा करने का, यानी क्राइम क्या है? क्राइम इज एन एक्शन which is antagonistic to the solitary of that group which the individual considers his own. You can see कि कैसे जो है अपराध है। कहते हैं कि अगर हम बात करें भाई, तो अपराध बेसिकली हम सबों के लिए, हमारे समाज के लिए, हम सभी जितने हम लोग समाज में, चूंकि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में किसी के द्वारा कोई अपराध होता है तो हम सब इससे रिलेटिव हो जाते हैं, हम सब इससे जो जुड़ जाते हैं। तो इसलिए एक अगर हम समाज शास्त्र की, अपराध शास्त्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ये इसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी? क्या है इसका ये स्कोप? बेसिकली देखा जाए कि समस्त समकालीन समस्याओं में संभवतः अपराध ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जनरुचि और जन संबंध को ये आकर्षित करता है। यानी हम यह जानते हैं कि अपराध जो है यह सामाजिक मान्यताओं की अवज्ञा का मुख्य चिन्ह है। यानी समाज में आप देखिएगा, हम सब देखते हैं आए दिन की भूखमरी, बेकारी या गरीबी या भिक्षावृत्ति और भी समस्याएं जो अपराध को जन्म देती है। अपराध होता ही क्यों है? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बैक? भाई अपराध का रीजन ये है कि अपराध जन्म ही कैसे लेता है? जाहिर है, अगर समाज में अगर भूखमरी हो, समाज में लोगों के पास अगर बेकारी है, समाज में अगर गरीबी है, भिक्षावृत्ति है, तो ये सारी चीजें ये सारी समस्याएं जो है ये अपराध को जन्म देती है। और ये समस्याएं जो है ये वातावरण की देन है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अपराध अपने आप में जो है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा, इस नजरिए से हम लोग कह सकते हैं कि अपराध की जो कोई स्पष्ट प्रकृति है, विस्तार कार्य, सब ये सारी चीजें में आ जाती है। यानी अपराध का मेन अगर कहते हैं कि समाज शास्त्रीय जो है, इनका नाम एलियट और जो मेरिल है, इन्होंने अपराध शास्त्र के अंतर्गत कुछ 4 बातों को बताई है। 4 प्रमुख जिन्होंने तत्व रखी बातें बताई। इन्होंने कहा कि पहला कि अपराध तथा उसकी प्रकृति के बारे में कहते हैं कि क्राइम एंड इट्स नेचर, कहते हैं कि वह समस्त परिस्थितियां जिसमें वह समस्त जिनसे कि अपराध जन्म लेता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपराध और उसकी प्रकृति की, क्राइम एंड इट्स नेचर की। यानी कि वह समस्त परिस्थितियां जिनसे अपराध जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं या बढ़ते हैं, इसी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो वस्तुतः अपराध किस प्रकार का है? सामान्य है या गंभीर? अपराध की तीव्रता कितनी है? इन सभी बातों को देखना और समझना आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो किस तरह का अपराध किया, सामान्य अपराध किया, ये गंभीर अपराध किया, है ना? अपराध की तीव्रता कितनी है? इन सभी बातों का
देखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया क्राइम एंड इट्स नेचर को जानने के लिए। दूसरा है अपराधी व्यवहार, यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपराधी व्यवहार क्या है कि अपराधी जो है, अब जैसे अब देखिए जितने भी जो व्यक्ति अपराध करते हैं, तो अपराधी व्यक्तियों में प्रायः एक खास प्रकार का, एक खास तरह का व्यवहार होता है। इसके कारण आप देखिएगा कि उसके पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई अपराधी व्यवहार व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, अपराधी व्यवहार व्यक्ति की दरिद्रता या उसकी बेकारी से संबंधित होती है, तो कोई व्यवहार अपराधी व्यक्ति की संस्कृति से संबंधित होती है। तो इस प्रकार अपराधी व्यवहार को प्रेरणा देने वाली जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का अध्ययन एवं अपराध शास्त्र की परिधि में ही होता है। कि ये जानना जरूरी है कि अगर एक क्रिमिनल ने अपराध किया है तो उसके बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। कब, क्यों और किस सिचुएशन में उसने व्यवहार किया, किस तरह नेचर था, किस तरह की उसकी सोच का बिहेवियर। तो ये जो व्यवहार ही ये बताएगा कि इसने अपराध क्यों किया और किस लिए किया। तीसरा है वो है अपराधी व्यक्ति, द क्रिमिनल्स, यानी अपराधी जो है, जो हम सब जानते हैं कि अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका वर्गीकरण करना बहुत ही कहते हैं क्या जरूरी है। कि कुछ व्यक्ति जो है, आप देखिएगा कि लगातार जो अपराध करते करते वो क्या होता है कि पेशेवर हो जाते हैं, मतलब दे आर यूज्ड टू, उनका वो पेशा बन जाता है और वो बड़ी आसानी से अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते चले जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वैसे वैसे अपराधी को हम लोग पेशेवर कहते हैं, है ना, यानी कि अभ्यस्त अपराधी, एक्सपर्ट हो जाता है उस फील्ड में। जबकि कुछ व्यक्ति किसी दुर्घटना या विवशतावश कहते हैं अपराध करते। कुछ लोग तो है, एक तो पहले बताया कि वो अपराध में पेशेवर बन जाता है करते करते। दूसरा क्या होता है, लोग, कुछ लोग ऐसे होते व्यक्ति होते हैं जो किसी दुर्घटना की वजह से, कोई ऐसा हादसा होगा जिंदगी में, उसके चलते अपराध करते हैं। अब कुछ जो है उनको मजबूर किया जाता है अपराध करने के लिए। मैं 3 बार बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं द क्रिमिनल्स के बारे में, हमने कि अपराधी व्यक्ति के बारे में बता रही। पहला ये, कुछ व्यक्ति लगातार अपराध करते करते कैसे हो जाते हैं, पेशेवर हो जाते हैं, अपराध करने का एकदम अभ्यस्त हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं उस फील्ड में। दूसरा मैंने क्या कहा कि वैसा व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी दुर्घटना के कारण, उनके जिंदगी में कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण वो अपराध करते हैं। तीसरे वो होते हैं जिन्हें मजबूर किया जाता है, वो विवश हो जाते हैं अपराध करने के लिए, उनको कहा जाता है कि तुम अपराध करो, तो विवशतावश अपराध वो में लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अपराधी जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का व्यक्तिगत अध्ययन, यानी कि उनका केस स्टडी किया जाता है और इस प्रकार व्यक्तित्व तथा अपराध के बीच एक नेत संबंध की खोज की जाती है ना। तो ये मैंने कहा जो द क्रिमिनल्स, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्यों, कब और कैसे। हाँ, पहला, एक तो पेशेवर हो जाते हैं करते करते। दूसरा, दुर्घटना के कारण। तीसरा, विवशतावश के कारण, लोग विवश कर देते, मजबूर हो जाते हैं। और इसी का चौथा है कि उपचार तथा दंड, यानी कि ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट। ये क्या है कि समाजशास्त्री जो इलियट हैं और साथ में इनके मेरिल भी हैं, ये दोनों ने, इन दोनों का ये कहना है कि ये जो एक अंतिम चरण ही है, यानी कि क्या है अंतिम चरण, कोई अपराध करता है या तो उसको पनिशमेंट दो या फिर उसका ट्रीटमेंट करो। If somebody has done the crime, तो ऐसा नहीं कि उसको सीधे मौत के घाट उतार देना है या उसको कुएं में ढकेल देना है। कोशिश करना है कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, अगर वो उसमें नहीं हो रहा है तो फिर उसको पनिशमेंट दिया जाए। तो ये जो है अंतिम चरण ही जो अपराध शास्त्र का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पक्ष है वो यही है, यानी कि इसी के अंतर्गत अपराधियों के लिए दंड तथा उनके उपचार संबंधी जो है विभिन्न उपायों का अध्ययन किया जाता है। तो अपराधी को दंड देने वाले, जो अपराधी को दंड देते हैं, उन देने वाले जो है, वो उनका प्रमुख उद्देश्य होता है, 2 होते हैं। प्रमुख उद्देश्य कितने होते हैं, वस्तुतः 2 होते हैं, जिनमें से पहला है
कि अपराधी को अपना सॉरी अपराधों की रोकथाम करना जिससे अन्य व्यक्ति अपराध ना करें, और दूसरा उद्देश्य यह होता है कि अपराधी व्यक्ति का सुधार जिससे वो अपराध करना छोड़ दे। तो इसकी अनुपस्थिति में अपराध शास्त्र जो है वो अपूर्ण रह जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो मैंने कहा कि समाज शास्त्री है, ये बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट है इलियट और मेरिल, और ये कहना चाह रहे, जो मैंने बताया ना पहला कि क्राइम एंड इट्स नेचर, दूसरा बताया क्रिमिनल बिहेवियर, तीसरा बताया द क्रिमिनल्स, जिसमें कहा कि अपराध पेशेवर होता है, करते करते पेशेवर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, या फिर दुर्घटनावश करता है, या फिर मजबूरी के कारण, विवशतावश के कारण करता है। तो लास्ट में क्या है कि उनका ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पनिशमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए करना क्या है, क्योंकि ये लास्ट है, ये लास्ट उपाय है उनके लिए कि भाई अगर वो व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो हम लोग पहले कोशिश करें कि उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको सुधार किया जाए, उनका उपचार किया जाए। उसके बाद जब उससे नहीं सुधरता है तो पनिशमेंट दिया जाए। तो इस तरह से अपराधियों के लिए दंड तथा उनके उपचार संबंधी विभिन्न उपायों का लोगों ने स्टडी भी किया, अध्ययन किया गया और किया जाता है। तो अपराधी को दंड देने वाले प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? दो होते हैं। पहला है कि अपराधों की रोकथाम करना, दूसरा है जिससे अन्य व्यक्ति अपराध ना करे। रोकथाम क्यों करना है? क्योंकि रोकथाम किया जाएगा, सजा देखेंगे तो अगला व्यक्ति अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। दूसरा उद्देश्य होता है कि अपराधी व्यक्ति का सुधार करना। अगर सुधार किया जाएगा जिससे वो अपराध करना छोड़ देते हैं, और इसी तरह से अगर हम इन सब बात को नहीं इसमें शामिल करेंगे तो इसके अनुपस्थिति अपराध शास्त्र जो है वो बिल्कुल अधूरा रहे। इसलिए अपराध शास्त्र का क्षेत्र जो है वो अत्यधिक कह सकते हैं कि विस्तृत और व्यापक है। यानी इसका जो मेन रीजन है, इसका जो प्रमुख कारण वो यह है कि अपराध का संबंध जो है वो समाज के किसी एक अंग विशेष से नहीं बल्कि संपूर्ण पक्षों से संबंधित होता है। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन लोगों ने इस पर स्टडी की, इस पर सर्च किया, और अध्ययन स्टडी करने के बाद उनको लोगों ने सुविधा है, मतलब एक बहुत ही आसान करने की सुविधा होने के लिए अपराध शास्त्र के क्षेत्र को एक निश्चित सीमा में उसको वर्णित करने की कोशिश की। आपको देख लीजिए कि जो समाजशास्त्री डॉक्टर D.R. टैफ्ट का नाम सुना होगा, GAFT टैफ्ट, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम की जाती है। यानी समाज शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न, मैंने कहा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्राइम्स होते हैं उसकी रोकथाम, अपराधों का विरोध ही ये अपराधों का, बाल अपराधों के दंड और उपचार के लिए सहायक होती है। हम जब अपराध को करने को रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये उपचार हो जाए, है ना। ये तो इसलिए ये कहते हैं कि सदरलैंड ने कहा कि अपराध शास्त्र का क्षेत्र जो है कुछ खास प्रकार से वो विघटित किया जा सकता है कि पहला कि कानून बनाने की प्रक्रियाएं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज। दूसरा ये कि कानून तोड़ने की प्रक्रियाएं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लॉज। एंड द थर्ड दैट इज कानून तोड़ने से उत्पन्न प्रक्रियाएं, यानी रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग लॉज। तो सदरलैंड जो है ये इस बात को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराध शास्त्र का क्षेत्र जो है वो आज भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसका कारण ये है कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों के, लोगों के उन व्यवहारों को इसमें शामिल किया जाता है जिसको हम सामाजिक व्यवहार कहते हैं। तो अपराध शास्त्र यह तथ्य जानने का प्रयास करता है, क्या जानने का प्रयास करता है अपराध शास्त्र, कि कौन से अपराध की पृष्ठभूमि में कौन सा कारक उत्तरदायी है, यानी रिस्पॉन्सिबल है। इसी आधार पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक इन सारे प्रभावों को वो दृष्टिगत रखकर अपराध के आधारभूत उत्तरदायी कारणों की वो खोजबीन करता है। तो सदरलैंड ने एक बहुत ही सही बताया कि यह अपने क्षेत्र में, ये कहते हैं कि यह अपने क्षेत्र में कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं, कानून तोड़ने की प्रक्रिया तथा कानून तोड़ने से उत्पन्न प्रक्रियाओं के इसमें, इन सारी प्रक्रियाओं के इसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों को भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान, इनके नेचुरल साइंसेस की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मानव व्यवहार को ना तो किसी प्रयोगशाला में जाता परखा जा सकता है,
और ना ही भविष्यवाणी की जा सकती है कि एक व्यक्ति किस समय किस प्रकार का व्यवहार करेगा। ये पॉसिबल नहीं हम किसी व्यक्ति का भविष्यवाणी कर ले कि व्यक्ति अगले पल क्या करेगा। वी जस्ट डोंट नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भविष्यवाणी करनी बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति किस समय किस प्रकार का व्यवहार करेगा। तो ये अपराध शास्त्र को विज्ञान ना मानने वालों का ये प्रमुख आरोप यही है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी प्रवृत्ति वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो माइकल एंड एडवर्ड इन दोनों ने कहा कि अपराध शास्त्र जो है वो एक विज्ञान नहीं है। क्यों का? क्योंकि इनको लगता है कि क्योंकि यह मात्र अपराधी व्यवहार का ही अध्ययन करता है। तो कुछ व्यवहार जो है वो एक स्थान पर अपराध है और दूसरे स्थान पर नहीं है, इसलिए भी अपराध शास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। लेकिन विज्ञान के नियम सर्वमान्य तथा सार्वभौमिक होते हैं और उनका परीक्षण तथा पर्यवेक्षण भी किया जा सकता है। यानी ये सभी आरोप जो है वो निरर्थक प्रतीत होती है। यानी कि वर्तमान समय में सभी सामाजिक विज्ञानों का एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हो चुका है और अपराध शास्त्र भी चूंकि एक सामाजिक विज्ञान है इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक ही है ना। और इसलिए इसके लिए अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, तथ्यों के समुचित या ठीक माप और निबंधन की जाती है, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, तथ्यों ये सारी चीजें इसमें की वैज्ञानिक उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो इस हिसाब से सकते हैं कि कैसे जो है ये जो है अपराध शास्त्र। आप देखिए कि अपराध के क्या लक्षण क्या आते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्राइम? हाँ, कैन एनीवन से व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्राइम? एक कहते हैं ना कि अगर बात करें लक्षण की तो सबसे पहले अगर बात करें हानि की, यानी कि हानि क्रिया कानून। अब हानि की बात करें, हानि क्या होता है? नुकसान किसी का। अब देखिए अपराधी क्रिया का ये एक कह सकते बाहर परिणाम इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को मान लीजिए शारीरिक मानसिक या आर्थिक दृष्टि से कोई हानि हो। तो इस प्रकार अपराध की स्थिति में समाज को किसी न किसी प्रकार होती है। सो क्रिया की अगर बात करें तो अपराध केवल उसी स्थिति में माना जाएगा जब व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टि से उस अपराध को करे। जब तक अपराध केवल विचार या फिर भावना तक ही सीमित हो उसे अपराध हम नहीं कह सकते। अब कानून द्वारा निश्चित की अगर हम बात करें तो कोई भी कार्य उस समय तक अपराध स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे देश का कानून या उस कानून को अवैधानिक घोषित ना करे। कई बार क्या होता है कि कुछ कार्यों को समाज के द्वारा असामाजिक घोषित नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में भी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अंतर जातीय विवाह को मान लीजिए, ये समाज के द्वारा प्रायः मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन कानून के द्वारा उसे पूर्ण मान्यता प्राप्त है। समाज कहता है कि नहीं, हम अंतर जातीय विवाह को परमिशन नहीं देंगे, लेकिन कानून ने परमिशन दे रखा है ना। इसके बाद है कि अपराधी का उद्देश्य क्या है। यानी अपराध के क्षेत्र में अपराध के पीछे व्यक्ति का कुछ उद्देश्य या भावना या इरादा है ना, ये सब जो अपराध के निर्धारण में सहायक होता है। यदि कोई कार्य मान लीजिए यदि कोई कार्य पूर्व नियोजित उद्देश्य से किया जाता है, प्लान करके पहले से प्री प्लान करके किया गया है तो वो कानून के दृष्टि से अपराध है। लेकिन यदि वह कार्य अनजाने में हो गया है, बिना उसकी नियत नहीं थी अपराध करने की या गलती करने की, फिर भी उससे ये कार्य हो गया है तो आपराधिक वृत्ति का है तो कानून की दृष्टि में वह अपराध है। अगर उसकी नियत नहीं थी, वो करना नहीं चाहता था, पर उससे अनजाने में हो गया, लेकिन अगर हो गया है जो कि कानून के नजर में अगर वो अपराध है तो वो अपराध कहलाएगा। समाज भले उसको ना माने लेकिन कानून उसको अपराध, कानून बना हुआ है उस तरह का तो उसका अपराध। तो इसलिए अब देखिए कि आपराधिक प्रवृत्ति का है तो कानून की दृष्टि से वो अपराध होता है। परंतु
उतना इसको गंभीर या सीरियस से नहीं लिया जाता है। अब किसी विशेष स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति किसी इंसान के द्वारा सही लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई कार्य किया गया हो, लेकिन कानून की दृष्टि में वह कार्य अवैधानिक हो, तो इस प्रकार की स्थिति में भी उस कार्य को अपराध माना जाएगा। इस तरह से हानि और व्यवहार के जो हानि तथा व्यक्ति का व्यवहार भी लगातार यह सहसंबंधित होना जरूरी है। हत्या हम सब जानते हैं कि अपराध है, लेकिन जब तक हत्या करने वाले का पता ना लग सके, अपराध का निर्धारण कर पाना मुश्किल है। अतः हानि और अपराधी का व्यवहार, इन दोनों के संबंध में क्या करना है? जानकारी प्राप्त होने पर अगर जानकारी प्राप्त हो जाती है तो अपराध का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए हानि और उद्देश्य क्या है कि अपराध के लिए अपराधी के उद्देश्य के साथ ही आपराधिक कृत्य का होना भी आवश्यक है। मैंने हमारा उद्देश्य है अपराध करने का, तो सिर्फ उद्देश्य मन में आया और हमने कोई एक्शन नहीं किया तो वो अपराध नहीं। तो अपराधी के उद्देश्य के साथ ही आपराधिक कृत्य यानी कि अपराधी एक्शन का होना भी आवश्यक है कि उद्देश्य जो है वो विहीन क्रिया है या विहीन क्रिया अथवा क्रिया जो है वो विहीन उद्देश्य को अपराध नहीं कहा जाए। इसलिए इस बात का ध्यान दें। दूसरा है कि दंड की अगर हम बात करते हैं तो अपराधों के द्वारा अपराध किए जाने पर राज्य अथवा समाज के द्वारा अपराधी को दंड दिया जाता है। यह जो दंड है जुर्माना या फिर शारीरिक के रूप में हो सकता है। कानून का पालन दंड के भय से ही होता है। अगर दंड ना रखा जाए तो लोग कानून का पालन नहीं करें। फिर हम सब जो है एक मनमौजी व्यक्ति है, मनमौजी प्राणी है और हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यही जो दंड है, यही जो पनिशमेंट है जो हमें गलत काम से करने के लिए रोकता है। तो अगर जुर्माना या दंड ना हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं। तो कानून का पालन दंड के भय को रोकता है। बिना दंड के कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार अपराध का निर्धारण करने में आपराधिक लक्षणों की जो मैंने बात बताई ये सब बहुत जरूरी है। और अगर इन लक्षणों की अगर यहाँ पे कमी हुई, इन लक्षणों के अभाव में भी कोई कार्य समाज द्वारा अमान्य होते हुए भी कानून द्वारा वो अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस की। अभी हम लोगों ने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, सेगमेंट। इम्पोर्टेंस की बात करें अगर तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी क्रिमिनोलॉजी? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? आप जानते हैं कि प्रत्येक विज्ञान या ये शास्त्र जो है अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है सबका। यानी क्या कि हर एक विज्ञान या शास्त्र का अपना एक विशिष्ट महत्व अवश्य होता है। और अपराध शास्त्र का अध्ययन भी इसका एक कह सकते हैं कि अपवाद नहीं है, क्योंकि यह शास्त्र भी सिद्धांत और व्यवहार की कसौटी पर खड़ा उतरता है। इसलिए आप देखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं एक सो वी कैन से फाइंड इट, टेक दिस होल्ड ऑन। हाँ, समाजशास्त्र के जनक कौन थे ये पता है? Who is the father of sociology? अगस्त कॉम्ट। तो इन्होंने कहा कि समाज जो है एक शरीर के समान है। समाज जहां हम रहते हैं किसके समान है? हमारे बॉडी के जैसा है। शरीर को उन्होंने कंपेयर किया और इनके विचारों से शरीर रोगी हो जाता है और उसकी चिकित्सा की जाती है। जब हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इलाज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज भी जब रोगी हो जाता है तो उसकी भी चिकित्सा की जाती है। यह चिकित्सा ये क्या है? अपराध शास्त्र ही करता है। यानी इसी प्रकार अपराधी के व्यवहार के कारण तथा परिणाम जानना भी समाज शास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक जो ने कहा था प्रोफेसर सदरलैंड है, इस संदर्भ में प्रोफेसर सदरलैंड ने कहा कि यह जो है ज्ञान
अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और अन्य सामाजिक अध्ययनों के द्वारा ये क्या करता है कि सामान्य सामाजिक नियंत्रण की कार्य क्षमता में भी ये वृद्धि करता है। तो इसलिए अपराध शास्त्र के अध्ययन का महत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे कितने प्रकार है अपराध शास्त्र के अध्ययन के महत्व में, यानी अपराधी संबंधी जानकारी। सबसे पहले नॉलेज ऑफ क्राइम। मैंने कहा कि अपराध शास्त्र के अध्ययन का महत्व मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को। अब यहाँ पे कि मैंने पहला कहा कि अपराध संबंधी जानकारी यानी कि नॉलेज ऑफ क्राइम। अपराध जहां एक और समाज पर अत्यधिक घातक प्रभाव डालता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अपराध। ध्यान दीजिएगा कि मैं कह रही हूँ क्या कि अपराध ये क्या करता है, ये जहां एक और समाज पर ये बहुत ज्यादा घातक प्रभाव डालता है, वहीं पर ये दूसरी ओर अपराधों के निराकरण और नियंत्रण के लिए पर्याप्त ज्ञान भी प्रदान करता है। यानी अपराध शास्त्र के अध्ययन के आधार पर हम अपराधों के कारण, उसके लक्षण, उसके सुधार तथा उसके नियंत्रण वगैरह आदि में सहायता हमें मिलती है। तो इस तरह से ये हो गया नॉलेज ऑफ क्राइम। जब तक कि हमको क्राइम का नॉलेज नहीं होगा हम किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे, किसी भी इसके कारण पे लक्षण। ये हमें जानना जरूरी है कि एक व्यक्ति ने अपराध किया तो क्या कारण था, उसके क्या लक्षण थे, उसको सुधार करने की जरूरत है कि नहीं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि नहीं। दूसरा के यूजफुल ब्रांच ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की उपयोगी शाखा। यानी अपराध देखा जाए तो सामाजिक संबंधों के मूल में बात है। यानी जब कभी किसी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में किसी भी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है तभी व्यक्ति कहते हैं अपराधोन्मुखी हो जाता है। यानी इस प्रकार में देखते हैं कि अपराध शास्त्र जो है ये वस्तुतः ज्ञान की एक सर्वथा उपयोगी शाखा है। तीसरा ये कि अपराधी कानूनी एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आप देखिएगा कि हर एक समाज में यानी प्रत्येक समाज में अपराधों की रोकथाम के लिए जिन जिन कानूनों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है, अपराध शास्त्र उनकी विभिन्न पहलुओं से जानकारी तथा व्याख्या भी करता है। कहने का मतलब है कि आप देखिए कि इसी प्रकार अपराधी कानूनों में निहित जो अभाव उनकी जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में भी अपराध शास्त्र का अपना एक अत्यधिक विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान मौजूद है। जैसे कि इस तरह से जो है ये एक कहते हैं कि इसको ये भी कहा जाता है कि इट्स अ नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक क्राइम। यानी आज के इस वर्तमान जो जटिल समाज है इसमें मात्र आप देखिए चोरी, हत्या, डकैती से संबंधित अपराधी नहीं बल्कि क्या होता है पाश्चात्य समाजों की ही भांति अब भारतीय समाज में भी अपहरण, बलात्कार, क्रिमिनल रैकेटिंग, श्वसन अपराध, तस्करी, ऐसे और भी बहुत सारे अपराध जो हैं, खास करके ये अपराध एक सामान्य बात हो चुकी है हमारे समाज, हमारे देश में। अपराध के जो क्राइटेरिया है वो बहुत सारे बढ़ गए। इन सभी विशेष प्रकार के अपराधों का ज्ञान भी आप देखिएगा कि वस्तुतः अपराध शास्त्र के अध्ययन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ये तभी हमको मालूम होगा क्योंकि हम सब देख रहे ना हमारे आसपास तो चोरी, डकैती, हत्या तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। और आज के जमाने में बलात्कार, किडनैपिंग, इट हैज बिकम वेरी कॉमन। और जैसे ना व्हाइट कॉलर क्राइम, ब्लैक मनी, ये सब क्या है, सब अपराध है। तो इस तरह से आप देखिए कि इतनी बढ़ गई है। तो ये कैसे शुरू किया, जब ये तभी पॉसिबल जब हम अपराध शास्त्र को पढ़ेंगे। इसलिए इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके पढ़ने के माध्यम से जो है हम जान पाएंगे कि अपराध शास्त्र में के द्वारा हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा ये सोशल ट्रीटमेंट जो कहते हैं सामाजिक उपचार। ये क्या है, एक आपका नाम सुना होगा आप लोगों ने, हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज तथा शरीर इन दोनों में समानता बताई और ये बताते हुए कहते हैं कि जैसे शरीर में विष यानी कि जहर उत्पन्न होता है और जहर उत्पन्न होने पर उसका उपचार करना आवश्यक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में विकार, बुराइयां उत्पन्न होने पर उसका समुचित उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इससे समाज का उपचार करने में अपराध शास्त्र का ज्ञान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ, इसलिए इसकी स्टडी इसलिए भी जरूरी है। उसके बाद है कंट्रोल। व्हाट कंट्रोल? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण।
सामाजिक नियंत्रण जो है, ये सोशल सिस्टम और संरचना को हम कह रहे हैं कि नियंत्रण हमारे लिए बहुत है, हमारे जीवन में नियंत्रण, हमारे समाज में नियंत्रण, है ना। तो नियंत्रण क्यों है? अगर नियंत्रण ना हो तो हर चीज जो है वो क्या हो जाएगी, जैसे तैसे काम करना शुरू कर देगी। तो नियंत्रण करने के लिए क्या करना जरूरी है? देयर मस्ट बी लॉ, देयर मस्ट बी कानून, यानी सामाजिक व्यवस्था और जो स्ट्रक्चर उसको नियंत्रित, हम कैसे किसी स्ट्रक्चर को, किसी चीजों को कंट्रोल, सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक कि हम उसके लिए कोई कानून ना बनाए। अब हम सब परिवार में रहते हैं, तो परिवार में हमें कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? हमसे जो बड़े होते हैं, घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है। अगर वो ना हो तो घर कंट्रोल में नहीं रहता, फिर हर इंसान मनमौजी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट देयर इज समबडी हु इज लुकिंग आफ्टर यू, जो आप पे नजर रखे हुए है, आपको हर अच्छी बुरी बातों को रोक रहा है, टोक रहा है। तो उसी तरह से ये जो कंट्रोल में कर रही हूँ, समाज में अगर कानून ना हो तो समाज के हर व्यक्ति जो है वो कुछ भी काम कर सकते, कुछ भी हरकत कर सकते। इसलिए इस संदर्भ में कानून जो है, लॉ जो है, ये एक प्रमुख कारक है तथा अपराध शास्त्र के अंदर कानून के जो उद्भव विकास है उन सबको इसमें, इसके अंतर्गत जो है स्टडी करने की जरूरत है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी व्हिच हैज टू बी कंट्रोल, व्हिच हम, इसके द्वारा हम क्राइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्राइम को कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब कानून एक्शन लेगी। अगर कानून का उल्लंघन करना ही अपने आप में अपराध है। इसी तरह से आप देखिए कि रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कि अपराधियों का सुधार, अपराध शास्त्र का अध्ययन जो इसलिए भी जरूरी है कि अपराधियों का सुधार किया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपराध करता है तो अपराधियों के प्रोबेशन या पैरोल, बाल न्यायालय और उत्तर रक्षण सेवाओं के लिए भी हम लोगों ने ये बनाया जाता है, ताकि बच्चों को या वयस्क को जो भी कोई सजा होती है, या अपराध करते हैं, तो उसी तरह से बाल न्यायालय बनाएंगे। अगर बच्चे अपराध करते हैं तो बाल न्यायालय में उनको डाला जाता है, वहां पर उनको बहुत ही प्यार से उनको समझाने की कोशिश की जाती है ताकि वो बाहर निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी। उसी तरह से प्रोबेशन के एक पीरियड होता है, पैरोल भी उसी तरह का चीज है। उत्तररक्षण के क्राइम करने के बाद समय आगे पढ़ाऊंगी आपको, प्रोबेशन, पैरोल, बाल न्यायालय, उत्तररक्षण, संरक्षण, उसको आपसे क्लियर हो जाएगा किसमें क्या है। उसी तरह से आप देखिए कि अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, यानी अपराध संबंधी नियमों तथा सिद्धांतों से अपराधियों के प्रकारों के बारे में, मतलब जो कहते हैं कि उनके प्रकारों का वर्गीकरण भी किया जाना जरूरी है। मान लीजिए कि ऐसे अपराधी जो अज्ञानता या विवशता के कारण अगर अपराध के दलदल में फंस गए, उनको आकस्मिक अपराधियों में ही वर्गीकृत किया जाना उचित होगा। यानी इसी प्रकार जो आदतन और लगातार एक ही प्रकार के अपराध को करते रहते हैं, उनका वर्गीकरण अभ्यस्त अपराधों में किया जाता है। तो ये सब, इसीलिए इसकी स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से अगर हम अपराध शास्त्र की स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना पढ़े हम किसी चीज को रोक ही नहीं पाएंगे, हम कोई चीज को खत्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपराध बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अपराध शास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, व्हाई, प्रश्न आ सकता है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जो है अपराध शास्त्र को पढ़ना चाहिए, क्यों इसका महत्व है, इसका क्या महत्व है, अपराध शास्त्र का महत्व क्या है पढ़ने का? तो आप बताएंगे कि अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या क्या अपराध और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, क्या टेक्निक है, क्योंकि अपराध शास्त्री जो है, जो पढ़ने से, उसके महत्व को पढ़ने से ही हमें ये पता चलेगा। अब अभी मैंने कहा ना कि आपराधिक परिस्थितियों, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्रिमिनल कंडीशंस, यानी कि अपराध शास्त्र का अध्ययन जो है ये उन समस्त परिस्थितियों का भी ज्ञान कराता है जिसमें क्या होता है, अपराध को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इस प्रकार के आपराधिक परिस्थितियों के अध्ययन से अपराधों का निरोध व नियंत्रण करने में खास सुविधा इंसान को प्राप्त होती है। और इस तरह से आप देखिए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द क्रिमिनल्स, अपराध शास्त्र का अध्ययन जो है ये विशेष अपराधियों की मनोवृत्तियों, विचारधाराओं एवं दृष्टिकोण को समझने के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होती है। और विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों में प्रारंभ से ही आप देखिएगा कि बहुत शुरू से ही जो है एक प्रकार का गुप्तचर प्रवृत्ति, यानी कि कहते हैं ना डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट,
यानी इसमें मौजूद होती है। कुछ व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कथा साहित्य पढ़ने की रुचि रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उन व्यक्तियों के मानसिक स्तर पर एक विशेष प्रकार की उथल पुथल उत्पन्न होती रहती है। तो ये जो उथल पुथल है, इसी उथल पुथल के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और जाहिर है ऐसे व्यक्ति विघटित व्यक्तियों के शिकार बन जाते हैं और इसीलिए इनका अध्ययन करने के लिए हमें अपराध शास्त्र की ही शरण लेनी पड़ती है। अब यही अपराध शास्त्र बताएगा कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए। अपराधों की रोकथाम, अपराधों की यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो अपराध शास्त्र का अध्ययन क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम तथा निवारण, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि यह भी कहा जा सकता है कि अपराध शास्त्र ही अपराधों की प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता रोकथाम करता है। इसके और भी बहुत सारे लाभ, बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अपराध शास्त्र व्यवहारिक होने के कारण हमको अपराधी संबंधी वास्तविकताओं से भी परिचित कराता है। दूसरा ये कि अपराध शास्त्र जो है दंड के विभिन्न प्रकारों पर भी विचार करता है कि किस प्रकार के अपराधी को किस प्रकार से दंडित किया जाए कि उसका वास्तविक सुधार हो सके। फिर और बोल सकते हैं कि अपराध शास्त्र जो है का अध्ययन जो है वो हमें यह भी बताता है कि मात्र निर्धन और दरिद्र व्यक्ति ही अपराधी नहीं होते, बल्कि धनी और संपन्न वर्ग के सदस्य भी अपराध करते हैं। और वे कौन सा अपराध करते हैं? उनके अपराध को श्वसन अपराध भी कहा जाता है। वो ऐसे अपराधी भी हैं जो अपराधों में लिप्त होते हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे लास्टली कि अपराध शास्त्र का जो अध्ययन का महत्व जो है वो वर्तमान जटिल समाजों के संदर्भ में एक निर्बाध रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपराध शास्त्र का अध्ययन ही मात्र जटिल समाज को सिद्धांत समझने और सुव्यवस्थित रखने तथा नियंत्रण रखने के क्षेत्र में एक सर्वाधिक सफल कारक माना जा सकता है। तो ये था आपका आज का पहला यूनिट जो हमने पढ़ा है, क्रिमिनोलॉजी, मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये आपका यूनिट खत्म होता है और टाइम भी मेरा शायद 1 घंटा हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट से ले लेते हैं। ओके देन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच बच्चे। हेलो, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। के बीच में क्यों आ जाते हैं बच्चे लॉग इन करने के लिए? यू शुड नॉट डू ना, somebody was doing, है ना। तो प्लीज अवॉइड all these things. It should not be done here. Okay then, thank you.